हेलो एवरीवन, आज डेट है 24 अगस्त 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि मुल्ला पेरियार डैम को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपोर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था पेरियार नेशनल पार्क को लेकर के। तो पेरियार नेशनल पार्क को अगर हम मैप में व्यू करें, पेरियार नेशनल पार्क केरला स्टेट में लोकेटेड है। पेरियार नेशनल पार्क जो है वो अपने टाइगर रिजर्व एंड एलिफेंट रिजर्व प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता है। ये जो पेरियार नेशनल पार्क है, यहाँ से दो इम्पोर्टेंट रिवर मुलायार एंड पेरियार रिवर फ्लो करती है। कुछ ट्राइबल लोग जो हैं वो भी इस नेशनल पार्क में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये पेरियार नेशनल पार्क से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2023 में जो एस्पायरेंट यूपीएससी का एग्जाम देना चाह रहे हैं और सीरियस अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, उन सभी के लिए मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप सभी को पता है बहुत सारे स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन यूपीएससी की जो जर्नी है वो काफ़ी लॉन्ग होती है। कम से कम आपको 1 ईयर तो चाहिए उसकी प्रिपरेशन के लिए, और फिर 1 ईयर का उसका प्रोसीजर होता है प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू का। तो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है और इस लॉन्ग प्रोसेस में रेगुलर अपने आप को अपडेटेड और रेगुलर अपने आप को मोटिवेटेड रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हमारे जो मेंटोर हैं वो आपको डेली बेसिस पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन को रेगुलेट करेंगे। साथ ही साथ टाइम टू टाइम आपकी जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी आपका प्रोसीजर है, उसको फॉलो करने में आपकी हेल्प भी करेंगे। इसके जो अदर फीचर हैं इस प्रोग्राम के, उसको जाकर के आप हमारी वेबसाइट पर व्यू कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि डेली बेसिस पर एक डिसिप्लिन फॉर्म में आपकी प्रिपरेशन रेगुलर रह सके, तो आप इस मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रंट पेज पर बिल्किस बानो केस को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट जो है इस केस को दोबारा से इसकी सुनवाई कर सकता है। इसको लेकर के पिटीशन डाली जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ये भी बोला गया है कि इंपॉर्टेंट केस है, जल्द से जल्द इसकी हियरिंग की जाए। तो यहाँ पर बिल्किस बानो केस से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि ये जो केस है वो क्यों न्यूज़ में है, और जिन लोगों को छोड़ा गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा वो क्या इशू है, कि कौन कौन से प्रोसीजर को वहाँ पर फॉलो नहीं किया गया। तो हम बेसिक बैकग्राउंड से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। बात है 2002 की। फरवरी 2002 में साबरमती जो रेल है उसके ऊपर अटैक होता है और उसमें कुछ लोग जो कार सेवक होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में गुजरात में कुछ कम्युनल इश्यूज जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। अदर कम्युनिटी के लोग जो हैं वो दूसरी कम्युनिटी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसी में जो है ये बिल्किस बानो केस होता है। बिल्किस बानो प्रेग्नेंट वीमेन जिसके ऊपर जो है उनकी फैमिली के मेंबर्स को मार दिया जाता है, उनका रेप किया जाता है, और बाद में ये जो केस है इसको नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है उन्होंने, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उन्होंने इसको ध्यान में दिया, और उसके बेसिस पर इसकी सुनवाई जो है वो स्टार्ट हुई। इस केस को बाद में महाराष्ट्र में शिफ्ट कर दिया गया ताकि बिल्किस बानो को जो थ्रेटनिंग जो चीज़ें हैं वो देखने को ना मिले। तो महाराष्ट्र में सीबीआई कोर्ट में इसको सुनवाई की गई, मतलब सीबीआई ने इस पे ध्यान दिया। एनएचआरसी ने जो भी इसको व्यू किया उसके बाद में सीबीआई ने इसको अपने हाथ में लिया और इस केस को जो है वो सोल्व करने की कोशिश की। तो इसमें कुछ लोग जो हैं उनको जेल हुई, उनको सजा हुई, और कुछ लोग ऐसे थे कि उनके खिलाफ में कुछ एक तरीके से एविडेंस नहीं मिले तो उनको छोड़ भी दिया गया। अब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में ये न्यूज़ में है कि इसमें जो भी लोग थे जिनको एक तरीके से इम्प्रिजनमेंट हुई थी, सजा हुई थी, उनको अब छोड़ दिया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्यों न्यूज़ में है, क्या इशू है, क्या इस तरीके से छोड़ा जा सकता है, क्या रेमिशन पॉलिसी को स्टेट फॉलो कर सकता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 के अंडर हमारे प्रेसिडेंट को और हमारे जो गवर्नर हैं उनको पावर देता है कि हाँ, आप कोई भी क्राइम होता है उसमें रेमिशन को फॉलो कर सकते हो, रेमिट कर सकते हो, पार्डन कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो।
अब बात करें कि क्या स्टेट ऐसा कर सकता है, तो स्टेट कर सकता है क्योंकि प्रिजन एक स्टेट सब्जेक्ट है और हमारे सीआरपीसी के कुछ एक्ट ऐसे हैं जो अलाउ करते हैं कि स्टेट जो है वो रेमिशन पॉलिसी को फॉलो कर सकता है। तो यहाँ पर सीआरपीसी का सेक्शन 432 जो है वो अलाउ करता है स्टेट को। लेकिन जो प्रिजनर्स जिनको आप छोड़ रहे हो, जिनको आप रिलीज कर रहे हो, वैसा तो देखो किसी भी प्रिजनर की जो कंडक्ट होता है प्रिजन में उसके बेसिस पर उसको टाइम टू टाइम इस तरीके की परमिशन दी जाती है। लेकिन कोई भी जो रेमिशन अगर आप कर रहे हो उसको लेकर के ऐसा नहीं है कि आपने अपनी तरफ से आर्बिट्रेरी पॉलिसी को फॉलो किया और रेमिशन कर दिया। जो प्रिजनर है उसका कंडक्ट इतना अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा भी जो भी रूल है, जो भी प्रोसीजर है, उनको भी फॉलो करने की जरूरत है, तभी जाकर के ये जो चीजें हैं वो अलाउ की जानी चाहिए। यहाँ पर हम एक केस की बात करेंगे, लक्ष्मण नास्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2000 में एक केस हुआ था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर किसी को रिलीज करना है, किसी को रेमिशन देना है, तो आप 5 ग्राउंड के बेसिस पर जो है उसको रिलीज कर सकते हो। फर्स्ट उन्होंने पॉइंट रखा कि जो क्राइम किया गया था ना उसके बेसिस पर कि उस क्राइम की जो है वो इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी, हीनियस क्राइम था, तो आप इस तरीके की रेमिशन पॉलिसी को फॉलो नहीं कर सकते हो। दूसरा बात उन्होंने रखी कि कोई भी प्रिजनर का जो कंडक्ट है वो देखना होगा। तीसरा क्राइम ये है कि जो पर्सन जिसको आप रिलीज कर रहे हो और जिस क्राइम के बेसिस पर उसको एंटर किया गया था, उसको पनिशमेंट मिला था, वो क्राइम वो दोबारा ना कर सके, इतनी एबिलिटी उसमें ना हो, मतलब वो क्राइम जो है वो दोबारा कंडक्ट ना करवाया जा सके, इसके बेसिस पर उसको रिलीज किया जा सकता है। उस पर्सन की जो फैमिली कंडीशन है उसके बेसिस पर उसको रिलीज किया जा सकता है। इसके अलावा उसके रिलीज होने से सोसाइटी में कोई इफेक्ट देखने को ना मिले, उसके बेसिस पर उसको रिलीज किया जा सकता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि बिल्किस बानो केस एक प्रेग्नेंट वीमेन के साथ में गैंगरेप किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो 11 ईयर जो चाइल्ड है उसकी डेथ यहाँ पर कर दी जाती है। तो काफी हीनियस क्राइम था और ऐसा नहीं है कि जो पर्सन जिनको छोड़ा गया है वो दोबारा से इस तरीके के क्राइम में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो ये तरीके से जो अर्लियर टाइम में जो उनका रेमिशन किया गया है, इसी की वजह से ये जो केस है वो न्यूज में बना हुआ है। ओके, अब यहाँ पर जो बेसिक चीजें हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि देखो कन्विक्ट्स को जो भी हैं उनको अगर उनको लाइफ सेंटेंसेस मिली हुई है तो क्या उनको पहले रेमिशन पॉलिसी के थ्रू जो है उनको छोड़ा जा सकता है? तो हाँ, 14 ईयर की जो उनकी सजा है वो कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन जो गुजरात गवर्नमेंट है उसमें उन्होंने 20 साल लिख रखी है, तो इसके बेसिस पर तो जिनको लाइफ सेंटेंसेस मिली हुई है उनकी 20 ईयर्स तो कंप्लीट ही नहीं हुई थी। मतलब इसको लेकर के प्रोटेस्ट, इसको लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई की जा रही है वो इसीलिए तो की जा रही है ना, इसके लिए कुछ इशू है। इशू ये है कि एक तो आपने अर्लियर टाइम में रेमिशन पॉलिसी को फॉलो किया है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि जब भी रेमिशन पॉलिसी को फॉलो किया जाए तो एक कमेटी बनाई जाए। अब ये जो कमेटी है वो बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल बायस्ड थी इस तरीके से इस केस में, जिसकी वजह से सारे इशू देखने को मिले। थर्ड इशू ये है कि देखो हीनियस क्राइम हुआ है जिसकी वजह से सोसाइटी में एक गलत मैसेज जाएगा, इसकी वजह से भी उनकी अर्लियर रेमिशन नहीं होनी चाहिए थी। और अगर हम फोर्थ बात करें तो इस केस को सुनवाई की थी सीबीआई ने, सीबीआई कोर्ट में इसका रिजल्ट आया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में भी डिस्कशन किया जाना चाहिए था स्टेट गवर्नमेंट को, तभी जाकर के इस पे रिजल्ट दिया जाना चाहिए था। ये जो प्रिजनर्स थे जिनको इस केस में सजा हुई थी उसमें एक ने टाइम टू टाइम जो है वो अपनी पिटीशन डाली। पहले उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट में पिटीशन डाली कि उनको जो है रेमिशन दिया जाए, फिर उनको बोला गया कि नहीं, गुजरात गवर्नमेंट जो है वो आपकी सुनवाई यहाँ पर करेगी। गुजरात हाईकोर्ट में उन्होंने इसको लेकर के पिटीशन डाली थी, फिर उन्होंने बोला कि आपकी जो सुनवाई है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में जो है वो आपके केस की सुनवाई हुई थी। उसके बाद में जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को लेकर के पिटीशन डाली कि उनको रेमिशन पॉलिसी उनके लिए फॉलो की जाए, तब बोला गया कि गुजरात गवर्नमेंट जो है वो एक कमेटी बनाए और उसके प्रोसीजर के तहत जो है वो रिलीज किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये इशू रहे हैं जिसके बेसिस पर ये बिल्किस बानो जो केस है वो न्यूज में बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ देखिए, ये एनडीटीवी जो न्यूज चैनल है उसके बारे में बता रखा है कि अडानी ग्रुप ने वो कंपनी जिसका इन्वेस्टमेंट था एनडीटीवी में, तो उस कंपनी को उन्होंने एक्वायर किया, जिसके बेसिस पर एनडीटीवी के जो पार्टनरशिप है 29% 30% के लगभग वो भी उनके अंडर आ गई है अडानी ग्रुप के पास में।
यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके लिए कुछ रूल में चेंज किया गया है गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने ये बोला है कि कोई भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जजेस तक भी इसको इंक्रीज किया जा सकता है कि रिटायरमेंट के 6 महीने के बाद तक उनको रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया जाएगा वहाँ दिल्ली में ही। मतलब उनका आसपास वाला जो रीजन है वहाँ पर 6 मंथ्स रेंट फ्री अकोमोडेशन को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यूजीसी चेयरमैन ने बोला है, आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में सीयूईटी कॉमन एंट्रेंस जो एग्जाम है पीजी और यूजी के लिए, तो इसमें जो यूजीसी के चेयरमैन ने बात रखी है कि मशीन बेस्ड जो एडमिशन टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जो बायस्ड नेचर एक ह्यूमन का जो देखने को मिलता है वो नहीं देखने को मिलेगा, और जो भी एबल्ड पर्सन है, जो भी स्किल्ड पर्सन है, उन सभी को एंट्री देखने को मिलेगी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है जो अभी हमने बिल्किस बानो केस के बारे में स्टडी किया उसी के बारे में है। तो यहाँ पर वो ही बेसिक फैक्ट्स इसमें डिस्कस कर रखे हैं कि जो भी रेमिशन पॉलिसी को फॉलो किया गया है उसको रिव्यू करने की जरूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर ये बता रखा है कि अभी AIFF पर जो है वो फीफा ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाए उसके बेसिस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने COA कमेटी जो यहाँ पर बनाई थी AIFF को व्यू करने के लिए, COA कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो उसको दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किए हैं कि इसको हटा लिया जाता है, क्योंकि जो AIF जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन और आने वाले टाइम में अक्टूबर में जो हमारा इवेंट होस्ट हम इंडिया करने वाले थे उसको लेकर के कुछ रिस्ट्रिक्शन देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लिए बोला है कि जो AIFF का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और उसकी डेली करंट अफेयर्स के जो भी इशू हैं उनको व्यू करने के लिए जो हैंड ओवर कर दिया है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, वो काफ़ी अच्छा किया है हमारे इंडिया के लिए। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो हमारे इंडिया में जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसके बारे में बात की गई है, और राइटर जो है उन्होंने बताया है कि 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है उसको हमने सेलिब्रेट किया। इसमें हमने मेजोरिटी में फोकस किया कि हमारी जो प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है उसका क्या क्या एक तरीके से रोल रहा है हमारी कंट्री की अपग्रेडेशन के लिए। राइटर का ये मानना है कि हमने सभी एरिया के ऊपर फोकस किया, हमने हर तरीके का कैंपेन चलाया। राइटर ने बोला है कि हमें जैसे कि हर घर तिरंगा कैंपेन चलाया गया, तो इसमें जो तिरंगा है उसको इंस्टॉल किया गया लोगों के द्वारा अपने घरों पर, इंपोर्टेंट मोन्यूमेंट्स पर। एक तरीके से हमारी जो जर्नी जो रही है 75 ईयर की उसको सेलिब्रेट किया गया। लेकिन राइटर ने बोला है कि साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। हमारे जो साइंटिस्ट जो हैं जिन्होंने अब तक जो है इम्पोर्टेंट काम किया है उन सभी के बारे में हमें बताया जाना चाहिए, उसके लिए एक अवेयरनेस क्रिएट की जानी चाहिए थी। तो यहाँ पर राइटर ने बोला है कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर ऐसी बात रखी गई, इसके अलावा अदर पॉइंट्स पर अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की गई। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बोला गया है। आर्टिकल 51A जो है वो हमें इंश्योर करता है कि हम जो है वो वर्ल्ड पीस को, डिग्निटी को, इन सभी को प्रमोट करने के साथ साथ में साइंटिफिक टेम्पर को भी प्रमोट करेंगे। ओके, तो साइंटिफिक टेम्पर को हमें प्रमोट अगर करना है तो उसके ऊपर फोकस करना होगा। क्यों ऐसा रीजन है कि हमारे इंडिया में जो है वो नोबेल प्राइज हर एरिया में, हर सेक्टर में नहीं मिल पाता है? इसका बेसिक रीजन ये है कि हमारे यहाँ पर जो है वो जो एक्टिविटी जिस लेवल पर होनी चाहिए साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उस तरीके से फोकस नहीं किया जा रहा है। तो अगर हम फोकस किया जाए नेक्स्ट 25 ईयर्स तक इंडिया में इस तरीके की सारे प्रोसीजर को हम इम्प्लीमेंट करें तो आने वाले टाइम में इंडिया जो है वो काफ़ी अच्छे से अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकेगा। राइटर ने ये बताया है कि ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारे यहाँ पर नहीं है, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने अपना ग्रोथ जो है वो एस्टेब्लिश नहीं किया है। राइटर ने बोला है कि काफ़ी एक तरीके से हार्ड सर्कमस्टेंसेस के टाइम में हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इंडिया में इस तरीके का इसरो, ये सारे इंस्टीट्यूट जो है वो एस्टेब्लिश किए। काफ़ी एक जो हार्ड जो जर्नी जो रहती है उसको फॉलो किया है हमारे साइंटिस्ट ने, लेकिन उसको रिकॉग्निशन भी तो मिलना चाहिए ना। और वो रिकॉग्निशन ये होगा कि जो भी हमारे स्टेटमेंट हो उसमें हमारे इंडिया ने साइंटिस्ट के या साइंस के एरिया में क्या डेवलपमेंट किया है उन सभी के ऊपर हमें फोकस करना होगा। तभी जाकर के जो हमारा यूथ है उसमें एक अवेयरनेस क्रिएट होगी और उनको ये लगेगा कि साइंस एक बेसिक रीजन है जिसमें इन्वॉल्व हुआ जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 7 पर, और फ्री बाइज अभी प्रेजेंट टाइम में एक मेजर इशू बना हुआ है।
तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने बताया है कि फ्री बाई जो है इसको लेकर के स्टेट क्या क्या एक्शन कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या एक्शन कर सकती है। इसके बारे में वैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कशन चल रहा है। नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे कि हमारे जो सीजीआई हैं उन्होंने इसको लेकर के क्या स्टेटमेंट दिया है। तो राइटर ने यहाँ पर बताया है, सबसे पहले तो शुरुआत की है मार्च 2021 की, और एक लेजिस्लेटिव असेंबली कैंडिडेट फॉर मदुरई साउथ कंस्टिट्यूएंसी इन तमिलनाडु, थुलम सारा वनन, इन्होंने इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को प्रॉमिस कर दिया कि हम क्या क्या दे देंगे, हम आपको 1 करोड़ दे देंगे, एक कार दे देंगे लगभग 20 लाख की ईच हाउस होल्ड को। इसके अलावा एक रोबोट दे देंगे एवरी होम मेकर को, 1 करोड़ तो यूथ लुकिंग टू स्टार्ट ए बिजनेस, 100-day ट्रिप टू द मून, ए 300 फीट आर्टिफिशियल ग्लेशियर टू कीप पीपल कूल। ये सारे प्रॉमिस कर दिए उस पर्सन ने, और फिर वो चुनाव हार गया। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उन्होंने जो है इस तरीके के प्रॉमिस अभी किए हैं, 2021 में इसी पर्सन ने किए हैं। बहुत साल पहले से इस तरीके का फ्री बाइज जो ऑफर है वो चलते आ रहे हैं। 1967 में डीएमके फाउंडर CN अन्नादुराई उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 4.5 रुपए किलो जो है वो बैग दिया जाएगा एक राइस का, एंड एट 1 रुपए, मतलब 4.5 किलो का आपको एक बैग दिया जाएगा राइस का, जो 1 रुपए किलो होंगे राइस का प्राइस। ओके, लेकिन जो पार्टी है वो जीत जाती है और इसमें जो रिजल्ट है वो नहीं किया जाता है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो पार्टी ने 1 किलो राइस दिया सिर्फ 1 रुपए के हिसाब से, मतलब 4.5 किलो की उन्होंने प्रॉमिस किया लेकिन काम किया उन्होंने सिर्फ 1 किलो राइस का। ओके, अब यहाँ पर बताया गया है कि जैसे ही वो स्कीम फिर लॉन्च की गई तो 140 करोड़ जो है वो अलोकेट किए गए ताकि फ्री राइस जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सके। तो तमिलनाडु में प्रधानमंत्री कल्याण रोजगार योजना जो है उसके PMKAY कार्ड होल्डर्स जो हैं उनके थ्रू जो है ये सारा काम किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रखा है कि फ्री बाइज जो है वो आज का इशू नहीं है, काफ़ी लंबे पुराना टाइम का इशू है। और यहाँ पर हम देखें तो अनबिलीवेबल जो है वो प्रॉमिस किए जाते हैं चुनाव को जीतने के लिए। यहाँ पर राइटर ने बोला है कि देखो, इस तरीके से फ्री बाइज की अगर आप प्रॉमिस करते हो तो एक तरीके से डेमोक्रेसी में पीपल की जो वैल्यू है उसको आप डिग्रेड करते हो। दूसरा उन्होंने बोला है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी चाहती हैं कि इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, लेकिन जो भी उनके फ्री बाइज हैं उनको रेगुलेट किया जाए, उनके लिए डिस्कशन हो सभी पॉलिटिकल पार्टीज में, एक रिजल्ट निकल करके आए कि जो फ्री बाइज हैं उनको हम रेगुलेट करेंगे और इस तरीके के जो प्रॉमिस हैं वो नहीं किए जाएंगे, इनको अलग तरीके से भी जो है वो रेगुलेट करने की कोशिश की जा सकती है। राइटर ने बताया कि जो हमारी स्कीम जो होती है उनको फ्री वाइज में काउंट ना किया जाए। जैसे कि उन्होंने बताया कि बहुत सारे स्टेट जो हैं वो विमेन की जो बस फेयर है फ्री रखते हैं। तो इसके बारे में देखो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्री बस फेयर रखने की वजह से जो विमेन का पार्टिसिपेशन है जॉब में वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। दूसरी बात आती है मिड डे मील स्कीम की, तो मिड डे मील स्कीम की वजह से जो एजुकेशन में जो पार्टिसिपेशन है बच्चों का वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो इस तरीके की जो स्कीम है उनको बाहर रखी जानी चाहिए, ये फ्री वाइज नहीं है, ये हमारी सोसाइटी के अपग्रेडेशन के लिए है। ओके, तो सबसे पहले तो रिव्यू किया जाना चाहिए, एक सेग्रेट जो है वो सेपरेशन देखने को मिले कि कौन से चीज़ों को फ्री वाइज में रखा जाएगा और कौन से चीज़ों को नहीं रखा जाएगा। सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको इसके ऊपर डिस्कशन करें, तभी जाकर के इसका एक रिजल्ट निकल करके आएगा। और प्रेजेंट टाइम में जो फ्री बाइज जो एक मेजर इशू है जिसकी वजह से हर पार्टी अपनी तरफ से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, वो सभी चीज़ें जो हैं वो रेगुलेट हो पाएंगी। यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें शो कर रखा है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर स्टार्ट हुआ फरवरी 2022 में। उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये यूक्रेन का मैप है और ये जो आपको यहाँ पर हल्का पिंक कलर का जो कलर दिख रहा है इसमें बता रखा है कि कौन सा जो कलर जो है वो कौन सा एरिया जो है वो पहले से, तो यहाँ पर आपको जो लाइन दिख रही है इस कलर में, ये एरिया जो है वो पहले से रशिया के अंडर था। ये क्रीमिया रीजन है, आप सभी को पता है 2014 में इसको एनेक्स कर लिया था रशिया ने। और ये है लुहांस्क डोनेट्स्क रीजन जो भी रशिया से इन्फ्लुएंस्ड होकर के ही यहाँ पर काम होता है। यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में जो इशू हुआ है जिसकी वजह से ये वाला जो रीजन है जिसको बोलते हैं मरियापोल, खेरसोन, मेलिटोपोल, ये जो रीजन है इसको
अपने अंडर, मतलब ये मरियापोल और खेरसोन को अपने अंडर कर लिया है रशिया ने, और ये जो मेलिटोपोल जो है इसके ऊपर यूक्रेन ने अपना क्लेम कर रखा है कि ये हमारा ही पार्ट है। ओके, तो यहाँ पर कुछ रीजन बॉर्डर एरियाज जिसको रशिया ने अपने अंडर कर लिया है। मेजर इशू आप सभी को पता है, और मेजर इशू ये है कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंड यूक्रेन जो है ज्वाइन करना चाहता था, और रशिया चाहता है कि हमारे बॉर्डर एरियाज तक नाटो ऑर्गेनाइजेशन की रीच ना बन सके। इसी की वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हुई थी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और यहाँ पर चाहबार पोर्ट के बारे में बता रखा है कि हमारे जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल, उनकी चाहबार पोर्ट पर विजिट हुई ईरान में। उन्होंने बताया कि जो वर्क यहाँ पर किया जा रहा था उसको रिव्यू किया गया है और दोबारा से इसको इंक्रीज करने की कोशिश की गई है। 6 मोबाइल हार्बर क्रेन जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की गई है ताकि जो भी काम है वो जल्द से जल्द हो सके। तो ये जो चाहबार पोर्ट है वो न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसीलिए है काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर जो वर्क है वो बंद पड़ा हुआ था, क्योंकि यूएस ने जब रिस्ट्रिक्शन लगाए थे ईरान के ऊपर, JCPOA एग्रीमेंट जो 2015 में साइन किया गया, उसके बाद में यूएस ने जब उससे विड्रॉ कर लिया तो ईरान के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, और उन्हीं रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए इंडिया ने भी यहाँ पर जो भी अपनी एक्टिविटी थी उनको वहीं पर रोक दिया गया। तो इसकी वजह से चाहबार पोर्ट काफ़ी लंबे टाइम से एक तरीके से डोरमेंट स्टेज में था, लेकिन अब दोबारा से इंडिया ने इसको रिवाइवल स्टेज में लाने की कोशिश की है। देखो, अब ये जो चाहबार पोर्ट है वो इंडिया ने क्यों इसके ऊपर फोकस किया? क्योंकि इंडिया जो है वो अपना एक तरीके से चेंज करना चाहता था ताकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक, बात करें हम यूरोपियन कंट्रीज तक जो है अपनी रीच बना सके। तो इसको बनाने का इंडिया का स्ट्रेटेजिक विजन ये था। 2003 में प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने सबसे पहले इसका जो पहला एग्रीमेंट है वो साइन किया था चाहबार पोर्ट के लिए। उसके बाद में 3 मेजर ऑब्जेक्टिव थे इस चाहबार पोर्ट के लिए कि इंडिया का फर्स्ट ऑफशोर पोर्ट बन सके, इसके अलावा इंडिया गल्फ कंट्रीज में अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करके अपनी पावर को एस्टेब्लिश कर सके, पाकिस्तान को काउंटर करते हुए हम अपना ट्रेड रूट जो है वो बना सकें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल सी ट्रेड रूट हम एस्टेब्लिश कर सकें, अफगानिस्तान तक पहुंचने का एक अल्टरनेट लैंड रूट जो है वो फॉलो किया जा सके। अब आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर कैसे हो पाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है इंडिया और ये है चाहबार पोर्ट। तो यहाँ पर इंडिया इसके थ्रू अल्टरनेट सी रूट, अल्टरनेट लैंड रूट, मतलब अफगानिस्तान तक हम पहुँचना है तो पहले हमें पाकिस्तान का सहारा लेना होता था, लेकिन अब हम यहाँ पर अल्टरनेट बना करके यहाँ पर चाहबार पोर्ट को डेवलप किया, यहाँ तक चीज़ें पहुँचाओ और उसके थ्रू अफगानिस्तान तक पहुँच बनाओ, और यहाँ से यहाँ तक जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक अपनी पहुँच बनाओ। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में देखो एक बातें बताई गई हैं कि इन सारे ऑब्जेक्टिव को फॉलो करने के लिए हमने जो है ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम में जारांस डेलाराम हाईवे जो है वो बनाया गया ताकि अफगानिस्तान के साउथ तक हम कनेक्टिविटी बना सकें और ट्रेड रूट को भी फॉलो कर सकें। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस सारे प्रोजेक्ट के लिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो चाइना और पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, अभी प्रेजेंट टाइम में 2016 में जब उन्होंने ये प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किया तो एक तरीके से उसको काउंटर करने के लिए भी ये जो हमारा चाहबार पोर्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दूसरा, अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुछ प्रोजेक्ट की बात की गई है कि जैसे जो चाहबार पोर्ट है वो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये क्या है? ये एक ऐसी टर्म है, मतलब इसमें 12 स्टेट्स जो हैं वो मेंबर हैं। 1991 में जब रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ, डिजोल्यूशन हुआ यूएसएसआर का, उसके बाद में इसका फॉर्मेशन हुआ। इसमें एशिया की और ईस्टर्न यूरोप की कुछ कंट्री जो हैं उन्होंने मिलकर के एक ग्रुप बना रखा है, और इस ग्रुप में वो कुछ बेसिक पॉइंट्स के ऊपर अपना मिलकर के काम करते हैं। तो यहाँ पर चाहबार पोर्ट डेवलप करने का एक बेसिक रीजन इंडिया जो है वो CIS ग्रुप तक भी अपनी रीच बना सके, इन कंट्रीज तक भी। दूसरा, नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर क्या होता है? ये देखो, इसमें इस ट्रेड कॉरिडोर में क्या डिसाइड किया गया कि इसमें जो मेजर सिटीज हैं उनको कनेक्ट किया जाए। इसमें सभी मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, इसमें सी रूट, लैंड रूट, रेलवे, रोड, इन सभी का यूज़ किया जाएगा यहाँ पर कनेक्टिविटी बनाने के लिए। तो इसमें इंडिया का जो मुंबई वाला रीजन है, मुंबई, ईरान का बंदर अब्बास, बाकू, अस्ट्राखान, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, इन सारे सिटीज़ तक अपनी जो रीच है वो बनाई जा सके। ये है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर।
ओके, तो इसको इसीलिए एस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो सिटीज हैं और ट्रेड जो है वो यूरोपियन कंट्रीज तक अपनी रीच बना सके, इसी के ऊपर फोकस करते हुए। तो ये जो चाहबार पोर्ट है वो इस प्रोजेक्ट को भी सरवाइव करने की कोशिश करेगा, इसलिए जो है वो हमने चाहबार पोर्ट डेवलप किया था। ओके, अब यहाँ पर जो चाहबार पोर्ट है, इसमें जो हमारे ड्रीम थे कि हम अपनी कनेक्टिविटी बना लेंगे, लेकिन इसमें काफ़ी लंबा हमें टाइम लगा। तो इसका बेसिक रीजन ये था जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि रशिया ने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए, जिसकी वजह से हमें जो है वो टाइम देखना पड़ा, लंबा टाइम खिंच गया यहाँ पर। देखो, कोविड के टाइम में पहली बार जब हमने अफगानिस्तान में अपना सपोर्ट देने की कोशिश की थी, तो उस टाइम जो है वो हमने क्या किया था, चाहबार पोर्ट का ही यूज़ किया था कोविड के टाइम में, जब अफगानिस्तान में हमें असिस्टेंस दी थी, वीट और जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड करवाई थी। लेकिन अभी लास्ट ईयर जो है वो हमने पाकिस्तान लैंड रूट का फॉलो करते हुए, जब तालिबान ने वहाँ पर कैप्चर कर लिया, तालिबान ने वहाँ पर पावर गेन कर ली, तो पाकिस्तान लैंड रूट को हमने फॉलो किया, वहाँ पर जो भी असिस्टेंस है उन सभी को प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया ने अपनी एम्बेसी को ओपन किया है काबुल में, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो है वो हमें अपने प्रोजेक्ट को यूज करते हुए अफगानिस्तान तक अपनी रीच बना सके। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो चाइनीज कंपनीज को लेकर के है। अभी हमने देखा कि हुएई कंपनी जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं इंडिया में, जिसकी वजह से उन्होंने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट को कम किया है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो जॉब है उसके ऊपर भी असर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि चाइनीज कंपनीज जो हैं, जैसे कि वीवो हो गया, शाओमी हो गया, हुएई हो गया, ये अदर कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है, वहाँ पर ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं कि वहाँ की जो भी मिलिट्री इंफॉर्मेशन होती है उन सभी को टैप किया जाता है और अपनी कंट्री को ही प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ इंडिया में, अदर कंट्रीज यूके, यूएस, हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ सभी को लेकर के, सभी कंट्रीज में चाइनीज कंपनीज को लेकर के प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। ओके, हमारे इंडिया में भी इसी तरीके के इशू हैं, और यही मेजर रीजन है कि 2020 में गालवान वैली के बाद में ही चाइनीज जो कंपनी है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर ये बात अगर हम करें कि देखो, ये बोला जा रहा है कि इस तरीके से सिक्योरिटी जो इशू हैं अगर इस तरीके से क्रिएट होने लगे अदर कंपनीज की वजह से, तो आने वाले टाइम में जो साइबर अटैक है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। हमारे इंडिया में महाराष्ट्र स्टेट में इस तरीके का साइबर अटैक लास्ट ईयर देखने को मिला था, और उसमें अमेरिका की कंपनी ने क्लेम भी किया था कि इसमें चाइना जो कंट्री है उसका हाथ है, मतलब उन्होंने ये जो सारी प्रॉब्लम है उसको क्रिएट किया है। तो अगर इस तरीके के इशू जो है सिक्योरिटी को लेकर के इशू क्रिएट होते रहे, तो चाइना की जो टेक फर्म्स हैं उनको इस तरीके की हर्डल्स जो हैं वो फेस करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर एक टर्म को डिफाइन किया गया है, एक्लट्रेशन। ये जो टर्म है एक सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट है, जिसमें बताया गया है कि जब दो ग्रुप जो हैं या इससे ज़्यादा ग्रुप एक साथ आकर के रहने लगते हैं और वो अपने कल्चर को एक दूसरे के साथ ट्रांसफर करते हैं, तो इसकी वजह से जो है वो कुछ चेंज देखने को मिलता है। अब इसमें चेंज में क्या होता है कि या तो जो माइनॉरिटी लोग हैं वो मेजोरिटी वाले ग्रुप में जाएंगे और मेजोरिटी की फिर जो भी ट्रेडिशन है उनको फॉलो करेंगे, या फिर मेजोरिटी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट ऑफ माइनॉरिटी, और वहाँ पर मेजोरिटी में जो लोग हैं वो भी माइनॉरिटी की जो कल्चर है उससे थोड़ा सा इफेक्ट देख होंगे। देखो, इस साल मार्च में ऐसा हुआ कि हमारे इंडिया से एक मिसाइल जो है वो पाकिस्तान के इंटरनल एरिया में आकर के गिरती है, और उससे कुछ जो इशू है इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ इशू देखने को मिलते हैं। तो इसमें इंडियन एयरफोर्स ने 3 ऑफिसर जो हैं उनके ऊपर ये मिसाइल फायरिंग केस को लेकर के ध्यान में रखते हुए उनको एक तरीके से यहाँ पर उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, उनके ऊपर चार्ज लगे हैं कि उनकी इस तरीके का उनका प्रोसीजर रहा होगा, जिसकी वजह से ये जो एक्टिविटी है वो देखने को मिली। ओके, तो एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इनटू द एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ ए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन मार्च which landed in Pakistan found that deviation from standard operating procedure by 3 officers led to the incident. Services of the officers have been terminated with immediate effect, the IAF said on Tuesday. उनकी जो सर्विसेज हैं उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक स्टडी हुई है और उसमें सेक्स रेशियो को लेकर के इंपॉर्टेंट यहाँ पर डाटा देखने को मिल रहे हैं कि बर्थ के टाइम में गर्ल और बॉय की जो चाइल्ड थे, गर्ल और बॉय चाइल्ड, उनकी संख्या में जो एक वाइडर डिफरेंस देखने को मिलता था वो टाइम के साथ में डिक्रीज हो रहा है। मतलब अब जो है वो सेक्स ऑप्शन जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है।
यहाँ पर वो फ्री वाइज वाला जो इशू जो सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन चल रहा है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने एक बात बोली कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ये ना मानो कि हम वाइज हैं और हम ही अच्छा काम कर रहे हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फ्री वाइज चाहती हैं, बस इसमें क्या हो कि लॉ ना बने, एक डिस्कशन के थ्रू एक कमेटी बने और कमेटी जो है वो इस इश्यू को क्या करे, रेगुलेट करे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, इंडिया जो है वो भी अपना एरोस्पेस स्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप करने की कोशिश कर रही है, और इसमें इंडिया के बेंगलुरु एस्टेब्लिश जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, वो इसमें पूरे वर्ल्ड के जो भी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं उनकी हेल्प लेकर के हम ये सारा काम कर रहे हैं। देखो, बेनामी लॉ जो है वो 2016 में आया। अब इसमें किसी पर्सन को इसको टारगेट करते हुए, इस लॉ के बेसिस पर टारगेट करते हुए 3 साल की जेल कर दो, तो ये इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बेनामी लॉ जो है वो रिट्रोस्पेक्टिवली लॉन्च नहीं हो सकेगा। रिट्रोस्पेक्टिवली मतलब बैक डेट में जाकर के किसी लॉ को, कि आज लॉ बना लेकिन बोल दें कि 2000 से ही ये लॉ लागू होएगा, ठीक है। तो उसमें फिर जिन जिन लोगों ने उसको लेकर के, उस लॉ को लेकर के जो भी प्रॉब्लम की, उसके ऊपर ये इफेक्ट हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 जो है वो ये बोलता है कि रेट्रोस्पेक्टिवली जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। फॉरेन पेज पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसकी एक बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर जो है जो न्यूक्लियर डील जो चल रही है ईरान और यूएसए के बीच में, जिसमें यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन यूनियन और अदर कंट्रीज ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो जल्दी इसका फाइनल डील जो है वो सामने देखने को मिलेगा। लेकिन ये बताया गया है कि ईरान ने कुछ यहाँ पर अपनी डिमांड रखी थी, जिनको यहाँ पर एक तरीके से ड्रॉप किया गया है, और इस न्यूक्लियर पैक्ट में जो है वो सभी कंट्रीज का एक तरीके से अश्योरेंस देखने को मिल रही है, और जल्द ये डील जो है वो सामने होगी, जिससे ईरान के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस है वो रिमूव किए जा सकेंगे, और जो भी अदर प्रोसीजर है उन सभी को इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था द हिंदू न्यूज़पेपर का। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।